हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई भी अच्छी कर रहे हैं। मैं हूँ प्रशांत माहेश्वरी और फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि आपने फर्स्ट वीडियो देखा है और उसी को ही मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, तो मैंने आपको एक सिंपल सी डेफिनेशन बताई थी। इट इज़ अ क्लोज्ड एंड कंटिन्यूस पाथ इन विच अ करंट कैन फ्लो और इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो। फिर इसके बाद में हम स्विच को डिस्कस किया था। स्विच क्या होता है, तो हम बोलते हैं इट प्रोवाइड्स अ कंडक्टिंग लिंक बिटवीन सेल एंड बल्ब और वेरियस इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, यही बताया था। चलिए, ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि उस फर्स्ट पेज के ऊपर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकती हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, तो हमारे पास में आती है डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पहले तो हम इस चीज़ को समझते हैं व्हाट इज करंट, है ना। तो आपने इससे पहले भी बहुत सारी करंट को डिस्कस किया है। 10th को छोड़ दीजिए, 8th 9th को पकड़ लीजिए या 7th को देख लीजिए। आपने वहाँ पे विंड को पढ़ रखा है या वाटर को पढ़ रखा है, और वहाँ पर आपको पता भी होगा कि वाटर की करंट भी होती है और एयर की करंट भी होती है। वाटर करंट किसमें, कैनाल्स में, इनमें होती है ना, वाटर करंट जाती है। तो पानी का खुद का एक फ्लो होता है और उस फ्लो को पानी क्या करता है, फॉलो करता है। पीछे आने वाला जो पानी होता है या पीछे आने वाला जो वाटर है वो उसको क्या करता है, फॉलो करता है। ऐसे ही एयर है, एयर जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही होती है उसके जितने भी पार्टिकल्स पीछे क्यों आ रहे हैं वो भी उसी डायरेक्शन में जाने की कोशिश करते हैं। दैट इज एयर करंट, ठीक है। तो एयर करंट में एयर के पार्टिकल्स मूव करते हैं, वाटर करंट में वाटर के पार्टिकल्स मूव करते हैं। तो जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट में, तो इलेक्ट्रिक करंट में कौन मूव करेगा, सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करेगा। दैट इज व्हाई इट इज इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो ये बात समझिएगा, इलेक्ट्रिक करंट को कहने का एक खुद का एक रीजन था कि जिस तरीके से कोई भी करंट में उसके पार्टिकल फ्लो करते हैं उसके अकॉर्डिंग उसको नाम दिया जाता है। तो हमने बोला इलेक्ट्रिक करंट को क्यों नाम दिया गया इलेक्ट्रिक करंट, सिंपल सी बात थी कि इस पर्टिकुलर करंट के अंदर क्या कौन फ्लो हो रहा था, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे थे, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा था, इसलिए हमने उसको क्या नाम दिया, इलेक्ट्रिक करंट नाम दिया, ठीक है। तो ये चीज़ समझिएगा कि इलेक्ट्रिक करंट को नाम देने का पीछे का रीज़न क्या है, बिकॉज इसमें हम चार्ज को डील करते हैं, चार्ज फ्लो होते हैं एंड चार्ज कंटेन्स इलेक्ट्रिसिटी, ओके। मैं शायद उल्टा बोल गया ना, चार्ज कंटेन्स इलेक्ट्रिसिटी, नो, इलेक्ट्रिसिटी कंटेन्स चार्जेस, ओके। देखिए, तो इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं और आज हमारा टॉपिक सिर्फ इसी के बीच में ही घूमेगा, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो फ्लो ऑफ चार्जेस होता है। ये बात ध्यान में रखिएगा कि फ्लो ऑफ फ्री चार्जेस या फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना, इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। अब इसे थोड़ा सा सही करना चाहिए बच्चों। देखिए, फ्लो तो चार्ज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी पर यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो करता है किसी कंडक्टर से या उसके क्रॉस सेक्शन एरिया से, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन पर यूनिट टाइम through a cross section area of conductor is known as electric current, है ना। किसी भी कंडक्टर से, देखो हम यहाँ पर वैसे भी कंडक्टर की बात करेंगे, 10th में हम सिर्फ कंडक्टर्स की ही बात करेंगे, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इस तरीके के कंडक्टर्स की बात करेंगे। तो इनमें इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो होती है, तो जितना चार्ज 1 सेकंड में पास हो जाता है ना, समझना इस चीज को। जैसे ये कोई वायर है, ठीक, ये वायर किसका बना हुआ है, आंसर मान लीजिए कॉपर का बना हुआ है, ठीक है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, ये क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत अच्छी चीज़ है, क्या चीज़ होती है वो समझिए। देखिए, ये अगर वायर है, मान लीजिए ये अगर वायर है, तो इस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, इस वायर को कट कीजिए, बिल्कुल ऐसा कट कर दिया, ठीक। कट करने के बाद में जो चीज़ आपको सामने दिखाई देती है, दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ दैट वायर इज नॉन एज इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा दिखाई देगा आपको, इट्स अ सर्कल। क्या है ये, एक सर्किल है। तो किसी भी वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है बच्चों, सर्किल होता है। इस चीज को ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। तो सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ओके। चलिए, तो ये कॉपर वायर, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जिसे मैं ए बोल रहा हूँ, इस ए का फॉर्मूला क्या होगा, ये बात ध्यान में रखिएगा, पाई आर स्क्वायर होगा। डन हुआ ये, ठीक। अब इसमें से क्या फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। क्यों फ्लो हो रहे हैं, क्योंकि इसे हमने बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऐसे जा रहे होंगे, यूं,
ठीक, तो अब इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया से 1 सेकंड में जितने इलेक्ट्रॉन पास हो जाएंगे ना, उसी को ही हम क्या बोलेंगे बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। अगर इससे 10 इलेक्ट्रॉन पास हो जाते हैं तो हम बोलेंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स पर टाइम या पर सेकंड। 10 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड विल बी द करंट। ठीक है, अगर इससे कितने इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, कितने सेकंड में, 1 सेकंड में, तो फिर हमारी करंट क्या हो जाएगी, हम बोलेंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स इन 1 सेकंड। 10 इलेक्ट्रॉन्स इन 1 सेकंड या 10 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड। ठीक है, अगर इससे 100 इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे होते तो हम बोलते क्या भाई, करंट को हम बोलते हैं 100 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड, ऐसा बोलते हैं। आप देखेंगे ऊपर तो आ रहा है चार्ज, क्या आ रहा है, चार्ज, और नीचे सेकंड है, सेकंड का मतलब हो गया टाइम। ठीक, तो आपको इलेक्ट्रिसिटी का एक बेसिक फॉर्मूला मिलेगा, क्या भाई, चार्ज डिवाइड बाय टाइम। ये एक बेसिक फॉर्मूला है किसका, इलेक्ट्रिक करंट का या इलेक्ट्रिसिटी जिसे हम मानते हैं। ठीक है, क्या होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, एक सिंपल सी डेफिनेशन, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज नॉन एज इलेक्ट्रिक करंट, या फिर द फ्लो ऑफ चार्जेस इन पर यूनिट टाइम इज नॉन एज इलेक्ट्रिक करंट। दो तरीके से हमने इसको क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। बात समझ में आ गई, क्लियर है ये बात। चलिए काम करते हैं, तो डेफिनेशन लिखे हम। देखिए, इसका फर्स्ट डेफिनेशन कुछ ऐसा है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज ठीक है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज known as इलेक्ट्रिक करंट, या तो आप ये लिखें, अदरवाइज आप ये लिख सकते हैं, और ये डेफिनेशन ज़्यादा सही है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन पर यूनिट टाइम थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया, of conducting wire is known as इलेक्ट्रिक करंट। हाँ भाई, मेरे को पता ऊपर वाले लिखने वाले हो, मेरे को पता ऊपर वाले ही लिखोगे तुम, है ना, छोटी सी दिख रही है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रिक चार्जेस नॉन एज इलेक्ट्रिक करंट। हाँ भाई, मैं होता तो मैं भी यही लिखता, लेकिन इस चीज़ को समझिए, अगर बहुत अच्छा काम करना है, इंप्रेशन झाड़ना है ना, वो झाड़ना ही अपन को, ठीक है, तो क्या करोगे, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, कहाँ से भैया, है ना, किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से, कितने टाइम में, 1 सेकंड के अंदर, इन पर यूनिट टाइम इज नॉन एज क्या भी, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, तो ये चीज़ ज़्यादा क्या कहते हैं, सटीक है, ये चीज़ बताता है कि हम क्या बताने वाले हैं, हम क्या बोल रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। ठीक, नहीं तो ये लिख कर क्या होगा, गलत तो वैसे भी कोई नहीं निकाल सकता, बिल्कुल सही है ये। हाँ, अब इसका फॉर्मूला क्या हुआ, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सो इलेक्ट्रिक करंट इज आई, फिर चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, है ना, उस चार्ज को फ्लो होने में जितना टाइम लगा उस टाइम का डिवाइड लगा दीजिए। अब चलिए, चार्ज को रिप्रेजेंट किया जाता है Q से और टाइम को रिप्रेजेंट किया जाता है T से, तो I इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय T। ये फॉर्मूला हमेशा ध्यान में रखना। ये किसका फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला है। I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, Q क्या है, चार्ज, T क्या है, टाइम। ठीक, यहां से दो चीजें हमें पता होनी चाहिए, क्या भाई,
यूनिट क्या होती है, किस में मेजर करते हो? देखो यूनिट का मतलब क्या होता है, जैसे आप टाइम देखते हैं, तो आप बोलते हैं क्या भाई कुछ 1 o'clock 2 o'clock ऐसा कुछ बोलते हो, ऐसा बोलते हो। फिर अगर आपको कोई पूछे कि आपकी छुट्टी कितनी बजे होती है स्कूल की, तो आप बोलते हो 3 o'clock इन आफ्टरनून, ऐसा बोलते हो। या फिर 3 PM ऐसा बोलते हो, कुछ इसी तरीके से बोलते हो। आप पीछे एक लेटर है PM, ठीक है, ये ऐड करते हो बताने के लिए कि टाइम कौन सा है ना, डे में टाइम कौन सा आ रहा है वो बताने के लिए, दैट इज यूनिट। ठीक है, आप कितने टाइम के अंदर स्कूल से घर तक पहुंच जाते हैं, तो आप बोलते हैं मेरे को हाफ आवर लगता है या 15 मिनट्स लगता है। तो आपने क्या किया, हाफ आवर 15 मिनट्स, ये जो पीछे आप एक वर्ड यूज कर रहे हो ना, मिनट्स, आवर्स, ठीक है, दैट इज यूनिट, जो उसको क्या करता है, पर्टिकुलर डिजिट को फॉलो करता है। जैसे आपने लिखा 15 मिनट्स, तो ये पीछे जो मिनट लगा रहे हो जो इसको बताता है, 15 तो कुछ भी हो सकता था, 15 किलोग्राम भी हो सकता था, 15 मीटर भी हो सकता है, लेकिन आपने टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए पीछे जो ऐड किया है वो चीज क्या है, दैट इज यूनिट। उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं, जो बताता है कि ये आगे वाला नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं इस 15 के आगे मीटर लगा दूं तो आपको पता चलेगा ये 15 क्या है, लेंथ है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। मैं इस 15 के आगे इधर केजी लगा देता हूं तो आपको पता चलेगा कि ये 15 क्या है, इट इज अ मास। ठीक है, कुछ ना कुछ आपने लिया होगा, समझ में आ रहा है। तो ये पीछे वाला जो वर्ड है ना, दैट इज यूनिट, ये बात ध्यान में रखिएगा। ये बताता है कि वो क्वांटिटी कैसी है, वो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, हमें पता तो चले ना। चलिए तो काम करते हैं यहां पर। तो I इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई टी। क्यू का यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज, और मैं यहां पर लिख देता हूं SI यूनिट ऑफ चार्ज। SI का मतलब सिस्टम इंटरनेशनल। सिस्टम इंटरनेशनल का मतलब हुआ पूरा वर्ल्ड जिस यूनिट को मानता है, पूरे वर्ल्ड में एक ही यूनिट है जो कि सब जानते हैं चार्ज की, वो क्या है बच्चों, कूलम। कूलम वाज अ साइंटिस्ट। कूलम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने चार्ज के बारे में बहुत अच्छा चीज़ें बताई हमें, तो उनके नाम पे ही इसकी यूनिट क्या रख दी, कूलम रख दी। और इस कूलम को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, कैपिटल C। जितनी भी यूनिट्स किसी साइंटिस्ट के नाम पर हैं, ध्यान में रखना, जितनी भी यूनिट्स किसी साइंटिस्ट के नाम पर हैं उनका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा। ठीक है, जैसे आपने फोर्स पढ़ा होगा, फोर्स की यूनिट आप न्यूटन लिखते हो, तो न्यूटन का एन कभी भी आपने स्मॉल नहीं लिखा होगा, हो ही नहीं सकता कि न्यूटन का एन स्मॉल हो। न्यूटन का एन हमेशा कैपिटल ही होता है। व्हाई सो, बिकॉज इसाक न्यूटन वाज अ साइंटिस्ट और अ ग्रेट साइंटिस्ट। ठीक है, तो ये न्यूटन क्या था, साइंटिस्ट था, इसलिए उसका एन कैपिटल लिखा है ना। लेकिन सेकंड जब आप लिखते हो ना 15 सेकंड, तो ये सेकंड कभी कैपिटल नहीं लिखते, एस कैपिटल नहीं लिखते, क्यों, क्योंकि सेकंड कोई साइंटिस्ट नहीं था। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। या 15 मीटर, मीटर कभी कैपिटल नहीं लिखते, एम कभी कैपिटल नहीं लिखते, है ना। क्यों नहीं लिखते, क्योंकि मीटर भी कोई साइंटिस्ट नहीं था। ठीक है, तो जो साइंटिस्ट नहीं है उनको स्मॉल से, और जो साइंटिस्ट है उनको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ भाई, तो व्हाट इज SI यूनिट ऑफ चार्ज, दैट इज कूलम, रिप्रेजेंटेड एज कैपिटल C। और SI यूनिट ऑफ टाइम, क्या होती है, सेकंड होती है। और इस सेकंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्मॉल s यूज करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैं करंट ही लिख दे रहा हूं क्योंकि आगे शायद नहीं आए, वो होती है बच्चों एम्पियर। और एम्पियर वाज अ साइंटिस्ट, अ फ्रेंच साइंटिस्ट। ठीक है, इसलिए ए कैपिटल, इसका जो सिंबल है करंट का, इसकी यूनिट का, वो एक ऐसा होता है, कैपिटल यूज होता है। ये एक किसके बराबर है, तो आप देखो चार्ज में किसका डिवाइड दे रहे हैं, टाइम का दे रहे हैं, तो फिर आप कूलम डिवाइडेड बाय सेकंड इज इक्वल्स टू एम्पियर होता है। कूलम डिवाइडेड बाय सेकंड इज इक्वल्स टू एम्पियर होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। डन हुआ इतना, ये क्लियर है। चलिए, अब इसके बाद में एक क्वेश्चन आता है सिंपल, डिफाइन एम्पियर।
या डिफाइन 1 एम्पियर। ठीक है, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है। या फिर इसे ऐसा बोल सकता है, डिफाइन द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या थी? एम्पियर। तो एम्पियर की ही डेफिनेशन पूछ रहा है। तो बहुत सिंपल सा है बच्चों, बहुत ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, हम देखो समझते हैं किस तरीके से। यहाँ पर 1 एम्पियर को आपको डिफाइन करना है, तो हमने क्या बोलना है? चार्ज फ्लोन इन यूनिट टाइम इज नॉन एज एम्पियर। चार्ज फ्लोन इन यूनिट टाइम इज नॉन एज एम्पियर। और 1 एम्पियर को अगर मैं डिफाइन करूं तो आई की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। आई की वैल्यू 1 होने के लिए क्यू की वैल्यू को भी 1 होना पड़ेगा, टी की वैल्यू को भी 1 होना पड़ेगा। तो अगर 1 कूलाम में 1 सेकेंड का डिवाइड दिया जाए तो क्या आएगा? 1 एम्पियर आएगा। 1 कूलाम डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर। ठीक है, तो हम बोलते हैं इफ unit charge or if 1 coulomb charge is flown through a conductor in 1 second, then the current flown through the circuit the current flown through that particular wire is 1 ampere। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। तो इसे यहां से हम डिफाइन कर सकते हैं। चलिए देखो, तो हमने क्या लिखा? हमने लिखा I इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाई T। फिर लिखा F, समझिएगा, if Q is equals to 1 coulomb and T is equals to 1 second, then I will become 1 ampere। ऐसा ही होगा। I is equals to क्या होगा? 1 coulomb divided by 1 second, that is 1 ampere। फिर आपको क्या डेफिनेशन लिखनी है? If 1 coulomb charge flows in 1 second through a conductor, then the current passing through that conductor will be 1 ampere। बात समझ में आ गई? मेरे हिसाब से ये समझ में आ गया होगा। चलिए इसको उतारो, फिर मैं आगे लिखा देता हूँ। जल्दी से उतारो इसे। उतार लिया? ओके, चलिए तो डेफिनेशन लिखते हैं। किसकी डेफिनेशन लिखनी है बच्चों? किसकी? एम्पियर की, 1 एम्पियर की। चलिए तो लिखें डेफिनेशन। इसे ऐसा लिखो, फ्लो ऑफ 1 कूलाम चार्ज in 1 second through any cross section area of conductor is known as 1 एम्पियर। हुआ बच्चों? सिंपल। 1 कूलाम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो हो रहा है। कहां से? किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से। वो क्रॉस सेक्शन एरिया किसका? कंडक्टर का। तो फिर उस पर्टिकुलर करंट को हम क्या बोलेंगे? 1 एम्पियर बोलेंगे, नॉन एज 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, सिंपल, डन। क्लियर हो गया? चलिए, तो ये यहां तक वो चीज हो गई जो हमारी बुक में बहुत अच्छे से लिखी हुई है। अब एक आध चीजें और हमें डिस्कस करनी है जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताई थी, जिसे आज हम यहां पर इंक्लूड करेंगे। क्या बच्चों? वो समझिए। देखिए, चार्ज किसके कारण फ्लो हुआ? किसके कारण फ्लो हुआ? आंसर है इलेक्ट्रॉन्स के कारण फ्लो हुआ। इनिशियली किसके कारण माना गया था, या कन्वेंशनली इलेक्ट्रॉन्स के कारण फ्लो होता है, लेकिन पहले शुरुआत में किसके कारण माना गया था? पॉजिटिव चार्ज के कारण माना गया था। ये बात और ध्यान में रखिए। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज नॉन एज इलेक्ट्रॉन? ठीक है, तो क्या डायरेक्शन होती है? तो एक सिंपल सी चीज समझिए। ऐसा क्लोज सर्किट है तो करंट ऐसा जा रही होगी,
बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल को अगर मैं टेक्निकली बोलूं तो हायर पोटेंशियल बोलूंगा, नेगेटिव टर्मिनल को हम लोअर पोटेंशियल बोलते हैं। पोटेंशियल आगे आने वाली चीज है, ठीक है, लेकिन ये समझ लीजिए। तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कहां की ओर, नेगेटिव टर्मिनल की ओर कौन फ्लो होती है, करंट। कौन, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है ना। अब ये तो है इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन, जो कि मानी जा गई थी किसके कारण, पॉजिटिव चार्ज के कारण। अब ये पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन हुई देखी जाए तो, जो कि फ्लो करता नहीं है, कौन फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। तो इलेक्ट्रॉन कहां की ओर जाएगा, उल्टा, पॉजिटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो अगर करंट ऐसा जा रही है तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसा जाएगा, यूं, इलेक्ट्रॉन ऐसा जा रहा होगा, ये बात ध्यान में, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जाता है नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, और करंट जाती है पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिए। यहां पर एक इंपॉर्टेंट लाइन हम लिख रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, द डायरेक्शन, द करंट, द इलेक्ट्रिक करंट flows from higher potential, और हायर पोटेंशियल को हम बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, जनरली टर्मिनल ऑफ बैटरी, टू लोअर पोटेंशियल, टू लोअर पोटेंशियल। टू लोअर पोटेंशियल, और लोअर पोटेंशियल क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल। ऑफ बैटरी। ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, या फिर हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होती है, ये बात ध्यान में रखिएगा। और इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो होते हैं, एंड इलेक्ट्रॉन्स फ्लो एंड इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू lower to higher potential। ठीक है, और सिंपल सी बात है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, देखो इलेक्ट्रॉन्स कहां से, लोअर से हायर पोटेंशियल की ओर, और इलेक्ट्रिक चार्ज कहां से, इलेक्ट्रिक करंट कहां से, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, या फिर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर। तो दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखो। ठीक है, तो यहां पर जो फैक्ट है हमारे पास में, द इलेक्ट्रिक करंट, the electric current flows into the opposite direction of flow of electrons। ये बात ध्यान में रखिएगा, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का डायरेक्शन और करंट के फ्लो का डायरेक्शन एक दूसरे के क्या होता है बच्चों, अपोजिट होता है। ठीक है, ये बात दिमाग में रखोगे इस चीज को। चलिए, तो ये चीज जल्दी से उतार लीजिए, डन कीजिएगा इस चीज को। फिर कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम डील करते हैं। उतारे जल्दी से, मैं वीडियो को चेक कर लेता हूं एक बार के लिए। ओके, डन। अब इसके आगे देखिए, इसके आगे हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज को डिस्कस करने वाले हैं।
हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन वन कूलाम, ये पूछा जाता है, बहुत बार पूछे जाने वाला ये एक बेसिक क्वेश्चन है कि एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये बात ध्यान रखो, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा होता है। कितने होते हैं अभी अपन कैलकुलेट करेंगे। उसका एक फैक्ट है बच्चों, वो है क्वांटाइजेशन का फैक्ट, जो कि हालांकि आपके 10th के सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन एक सिंपल सा बताता हूँ मैं आपको। अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं या फिर एक बॉडी से दूसरी बॉडी को हमें चार्ज देना है, तो चार्ज का ट्रांसफर कैसे होता है। हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी को चार्ज दे सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, ऐसा आप ट्रांसफर कर सकते हो चार्ज को। आप किसी भी बॉडी को 2.5 इलेक्ट्रॉन चार्ज नहीं ट्रांसफर कर सकते, या 3.1 इलेक्ट्रॉन नहीं ट्रांसफर कर सकते। तो ये ट्रांसफर कैसा होता है, तो हम बोलते हैं डिस्क्रीट वैल्यू है, एक पर्टिकुलर डिस्क्रीट वैल्यू है, और उन पर्टिकुलर डिस्क्रीट वैल्यूज में ही चार्ज का क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ऑल नेचुरल नंबर्स यू कैन से। अरे नेचुरल नंबर में हम फ्रैक्शन को थोड़ी इंक्लूड करते हैं, नहीं करते ना बच्चों, ठीक। तो सेम चार्ज के साथ में है, चार्ज में फ्रैक्शन को इंक्लूड नहीं किया जा सकता। तो किसी भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने के लिए हम फ्रैक्शंस को यूज नहीं कर सकते, ये बात ध्यान में रखना। हम नेचुरल नंबर्स को जनरली यूज करते हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है, ट्रांसफर कैसे हो रहा है, तो आप किसी बॉडी को 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हो, 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हो, 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हो। ये चार्ज का है, लेकिन चार्ज कभी भी इक्वल नहीं हो सकता 10.1 इलेक्ट्रॉन के, कभी इक्वल नहीं होगा, होगा ही नहीं, ठीक है। 5.5 इलेक्ट्रॉन के ऐसा कभी ट्रांसफर नहीं हो सकता, है ना। 5.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, ये एक फैक्ट है। इस फैक्ट को वो हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं इसको, क्वांटाइजेशन ऑफ। ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एक सिंपल सा टास्क, आप ऐसा भी समझ सकते हैं, अगर आपको आज के टाइम में किसी को डोनेट करना हो, अमाउंट डोनेट करना हो, पैसा डोनेट करना हो, तो आप उसे मिनिमम से मिनिमम कितना अमाउंट डोनेट कर सकते हैं, 1 रुपये, ठीक है। फिर 1 से ज़्यादा कितना कर सकते हो, 2 रुपये कर सकते हो, 3 रुपये कर सकते हो, 5 रुपये कर सकते हो, 4 रुपये कर सकते हो, 100 कर सकते हो, 1000 कर सकते हो, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन क्या आप किसी को डोनेट कर सकते हो 1000.1 रुपीज़ या फिर 1.1 रुपीज़ ट्रांसफ़र कर सकते हो किसी को? तो आप बोलोगे नहीं भाई, हम फिजिकली तो 1.1 रुपीज़ किसी को नहीं दे सकते, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। हमारी गवर्नमेंट ने 0.1 रुपये बनाया ही नहीं है, 1 रुपये बना रखा है, ठीक है। हाँ, कुछ बच्चे बोलेंगे ज़्यादा होशियार हो गए हो आप कि सर मैं तो ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, है ना। तो बच्चों, मैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं NEFT की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं UPI की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। उसको हटा दो। अगर आपको किसी को फिजिकली हैंड से अगर आपको ट्रांसफ़र करना होगा तो आप कैसे करोगे? मिनिमम से मिनिमम 1 रुपये आप उसको क्या कर सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो आज के टाइम पे, ठीक। तो दैट इज़ क्वांटाइजेशन ऑफ मनी। वो क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ मनी है। मनी हमेशा 1 रुपये के मल्टीपल में ही होगा। क्लियर है ये बात? मनी हमेशा 1 रुपये के इंटीग्रल मल्टीपल में ही होगा। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, 1.1 पॉसिबल नहीं है, 3.5 पॉसिबल नहीं है ना। तो मनी कैन बी ट्रांसफर्ड इन द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 1 रुपये, ठीक है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन के साथ में होता है, इलेक्ट्रॉन कैन बी ट्रांसफर्ड विद द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। किसी बॉडी को अगर आपको चार्ज देना है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन दे सकते हो, 10 इलेक्ट्रॉन दे सकते हो, 100 इलेक्ट्रॉन दे सकते हो। मतलब इलेक्ट्रॉन से मिनिमम चार्ज नहीं दे सकते, 1 इलेक्ट्रॉन से कम चार्ज हम दे नहीं सकते, ठीक है। तो 1.1 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है, 0.9 इलेक्ट्रॉन भी पॉसिबल नहीं है। तो ये आगे आने वाली डिजिट क्या होनी चाहिए? इंटीग्रल मल्टीपल होनी चाहिए। तो चार्ज का एक फैक्ट हमेशा ध्यान में रखिएगा, Q इज इक्वल्स टू NE। अपनी कॉपी में लिख लीजिए, दैट इज क्वांटाइजेशन। इसको क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। ये एक फैक्ट है चार्ज के लिए। बात समझ में आई? चलिए, अब इस क्वांटाइजेशन के फैक्ट के ऊपर आपका क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन क्या है? हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर in 1 coulomb charge?
एक कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपको ये बताना है। ठीक, अब कितने होते हैं बहुत सिंपल सा है, तो हमने फैक्ट यूज किया भाई। क्या फैक्ट यूज किया? Q इज इक्वल्स टू Ne। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू अगर क्वेश्चन हम चलने की कोशिश करते हैं तो हमें चार्ज दे रखा है Q इज इक्वल्स टू व्हाट? 1 कूलाम। ठीक है, E की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। E क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमेशा पता होना चाहिए। 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम। ठीक, व्हाट इज एन? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो 1 कूलाम में है इस समय। ठीक है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो हमें कैलकुलेट करना है। तो व्हाट इज स्मॉल एन? स्मॉल एन विल बी Q डिवाइडेड बाई E। यही तो होगा। Q की वैल्यू कितनी? 1। E की वैल्यू कितनी? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। ठीक है, यूनिट लगाने की अभी कोई जरूरत नहीं है। क्या होगा? ऊपर भी कूलाम आएगा, नीचे भी कूलाम आएगा, कूलाम से कूलाम कैंसिल हो जाएगा। क्या हुआ? ये 10⁻⁻⁹ को ऊपर लेके गया तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव 19 हो जाएगा, प्लस का 19। तो प्लस लगाने की तो वैसे भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। डिवाइड बाय व्हाट? 1.6। पॉइंट को हटाओ तो ऊपर 10 से और मल्टीप्लाई कर दो, तो नीचे क्या हो गया? 16 हो गया। क्या पॉइंट हट गया है? ठीक, चलिए इसको थोड़ा सा और सही लिख देता हूं मैं, जिससे कैलकुलेशन सिंपल होती हुई दिखाई दे। इसे 10 इंटू 10⁻18 लिख सकते हैं क्या बच्चों? यहाँ से एक हटा दिया और वो 10 यहाँ लिख दिया मैंने। ठीक है, डिवाइड बाय व्हाट? 16। चलो अब इसे और सॉल्व करो। 10 इंटू 10 क्या हो गया? 100। 100 इंटू 10⁻18 डिवाइड बाय 16। ठीक है, चलो डिवाइड लगाओ। 100 में 16 का डिवाइड लगाओ, क्या होगा? जल्दी से लगाओ भाई। कितना 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 कितना? चलो मैं इसको काटता हूँ, किससे? 50 आएगा। 50 डिवाइडेड बाय 8 है ना, फिर 25 डिवाइडेड बाय 4। तो 25 डिवाइड बाय 4 करते हैं, कितना आएगा? 4 5 20, 4 6 24। 1 रिमेनिंग, पॉइंट लगा लीजिए, फिर 0 आ जाएगा। 4 2 8, 2 रिमेनिंग, 0 लगा लीजिए। 4 5 20, पूरा हो गया क्या? तो आपको पता चला कि डिवाइड देने पर कितना आएगा? 6.25। तो 100 में 16 का डिवाइड दिया, 6.25 आ रहा है, और ये 10⁻18 रह गया क्या? सिंपली। So there are 6.25 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलाम चार्ज। ध्यान में रख लीजिएगा, इस फैक्ट को बार बार निकालने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। कितना चार्ज होता है? कितना चार्ज होता है? तो आप लिखेंगे there are 6.25 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए क्या? 18 इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलाम चार्ज। बात समझ में आ गई? चलिए, अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो आपका आज का ये वीडियो देखना सफल हो गया है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल कर लेते हैं जो आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, और उसके बाद में आपकी बुक के कुछ क्वेश्चन को हम डील करेंगे। ठीक है, हाँ एक चीज़ और हमें दिमाग में रखनी है बच्चों, जब आप करंट की बात करते हैं, और ये देखा भी जाता है कि करंट जो है वो एम्पियर में फ्लो करती है, मेजर कर जो है वो एम्पियर में फ्लो होती है मेनली। लेकिन कुछ ऐसे भी डिवाइसेस हैं जिनमें करंट एम्पियर से भी कम अमाउंट में फ्लो करती है, एम्पियर से भी। अगर आप पुराने वाले चार्जेस देखोगे, आज के नहीं, आजकल में तो 1 और 2 एम्पियर चार्ज एम्पियर वाले चार्जर आ रहे हैं। अगर पुराने नोकिया के इनके चार्जर देखोगे ना, वहाँ पे आपको पता चलेगा करंट इज फ्लोइंग इनटू मिली एम्पियर्स और माइक्रो एम्पियर्स, मतलब बहुत कम अमाउंट में भी करंट फ्लो होती। तो एक चीज़ और ध्यान में रख लो, इसे आप चाहें तो स्टार लगा करके कहीं साइड में लिख लीजिएगा। क्या लिखना है आपको कि व्हाट इज़ 1 मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर क्या होता है? तो हम बोलते हैं 1 ऐसा का ऐसा, मिली का मतलब होता है 10⁻³ बच्चों, और एम्पियर लगा लीजिए। तो 10⁻³ एम्पियर इज नॉन एज 1 मिली एम्पियर। जब करंट 1 एम्पियर से कम फ्लो होती है तो या तो आप उसे मिली एम्पियर में मेजर करोगे, या फिर आप उसे माइक्रो एम्पियर में मेजर करोगे। माइक्रो को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 1 ऐसा का ऐसा, म्यू मतलब 10⁻⁻⁶, और एम्पियर का ए ऐसा का ऐसा। तो 10⁻⁻⁶ एम्पियर इज नॉन एज 1 माइक्रो एम्पियर। ये चीज़ आपको कहीं दिमाग में पता होनी चाहिए। ठीक है, एक और
हम जब इतनी देर से करंट की बात कर रहे हैं तो करंट को किससे मेजर किया, विच डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर द करंट। ठीक है, क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या है, विच डिवाइस और इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है, आंसर समझ लीजिएगा, अमीटर। अमीटर इज यूज्ड टू मेजर द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इनटू अ वायर। कितनी करंट फ्लो हो रही है किसी पर्टिकुलर वायर से, उसे मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, अमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, एंड it is always connected in series। इसे हमेशा कैसे कनेक्ट किया जाता है, सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। चलो मैं इसके नीचे एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ। इसके नीचे देखो, ये बैटरी है ना, और ये बल्ब है जिसमें से करंट फ्लो हो रही है, स्विच ऑन है। तो इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है उसे मेज़र करने के लिए यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट लगाया, दैट इंस्ट्रूमेंट इज नॉन एज अ मीटर। ये, और ये सीरीज में ही लगता है। किस में लगा है, ये सीरीज में। इस चीज़ को ध्यान में रखना, ये किस में लगता है, सीरीज में लगता है। इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। ये पूछा जाता है कि अमीटर को किसी सर्किट में कैसे कनेक्ट किया जाता है, सीरीज में या पैरेलल में। सीरीज और पैरेलल खैर हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी ध्यान में रखो, एक ही पाथ में अगर आप लगा रहे हैं दैट इज सीरीज, अलग अलग पाथ में लगा रहे हैं दैट इज पैरेलल। ठीक है, तो हम उसी पाथ की बात कर रहे हैं तो उसी पाथ में लगा रहे हैं दैट इज सीरीज कनेक्शन। ठीक है, तो अमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन एनी सर्किट। किसी भी सर्किट में हमेशा कैसे लगेगा, सीरीज में लगेगा। बात समझ में आ गई। ठीक, चलिए एक और फैक्ट की बात कर लेते हैं। चलो इसी के साथ में एक फैक्ट और डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज द आइडियल रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर। जैसे बल्ब का कुछ ना कुछ एक रेजिस्टेंस होता है, इसमें एक फिलामेंट होता है। बल्ब के अंदर क्या होता है, टंगस्टन का फिलामेंट होता है। ठीक, चलिए आप तो खैर बल्ब देखते नहीं होगे ना, आप क्या देखते होगे, CFL देखते होगे। CFL भी नहीं देख रहे हो, आजकल तो LEDs का ज़माना आ रहा है ना, मल्टी कलर LEDs का। चलिए, ये अमीटर का रेजिस्टेंस कितना है ना, रेजिस्टेंस आगे एक पॉइंट आएगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ। रेजिस्टेंस वैसे क्या होता है बच्चों, एक रुकावट होती है। एक तरीके से जैसे आप बाइक से जा रहे हैं या स्कूटी से जा रहे हैं तो सर्किट पे ब्रेकर्स नहीं आते हैं आपकी स्पीड को स्लो डाउन करने के लिए। सो इसी तरीके से किसी सर्किट में रजिस्टर क्या होता है या रेजिस्टेंस क्या होता है, स्लो डाउन कर रहा है, एक तरीके का ब्रेक लगाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, वो एक तरीके का ब्रेक होता है रेजिस्टेंस भी। तो हमने बोला कि इस अमीटर का आइडियल रेजिस्टेंस कितना होता है। आइडियल का मतलब आदर्श, आदर्श का मतलब क्या हुआ, आइडियल का मतलब क्या हुआ, जैसा आपके पेरेंट्स आपको समझते हैं। ठीक है, आप जो हैं अपने पेरेंट्स के लिए क्या है, आदर्श। मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, अच्छी पढ़ाई करता है, लेकिन वो तो आपको ही पता है आप कितनी पढ़ाई करते हो। ठीक है, चलिए तो समझ में आ गया। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, what is ideal resistance, what is ideal resistance of ammeter। अमीटर का आइडियल रेजिस्टेंस क्या होता है, ज़ीरो। क्या होता है, ज़ीरो, कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, आइडियल बोलते हैं। वैसे प्रैक्टिकल तो कुछ ना कुछ होता है, लेकिन आइडियल कितना होता है, ज़ीरो होता है, ध्यान में रखें। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन की बात करें। मैंने क्वेश्चंस निकाल रखा है और ये आपको दिखाई भी देगा। देखिए एक क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, क्या क्वेश्चन है वो समझिए। अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 minutes। Find the amount of electric charge that flows through the electric circuit। देखिए 12.1 नंबर का एग्जाम्पल है ये आपका।
एग्जाम्पल नंबर 12.1। सबसे पहला चीज पढ़िए, अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। कितनी करंट फ्लो हो रही है, करंट को रिप्रेजेंट करते हैं आई से, दैट इज 0.5 एम्पियर। ठीक है, इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। कितने टाइम के लिए वो उस फिलामेंट से पास हुई, 10 मिनट्स के लिए पास हुई, दैट इज 10 मिनट्स। ठीक है, और टाइम हमेशा सेकंड्स में होना चाहिए, इस चीज को गांठ बांध लो बच्चों, है ना। टाइम हमेशा किस में होना चाहिए, टाइम सेकंड में होना चाहिए। सो द एग्जैक्ट टाइम शुड बी 10 और मिनट को कन्वर्ट कीजिए सेकंड में, दैट इज 60 सेकंड। इट मीन्स देयर विल बी 600 सेकंड। तो वो पर्टिकुलर इतनी अमाउंट की करंट इतने टाइम पीरियड तक उस फिलामेंट से क्या हुई, पास हुई। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। कितना भाई चार्ज, Q इज क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कैपिटल Q लिख लो या स्मॉल q लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए I इज इक्वल्स टू क्या होता है, Q डिवाइडेड बाय T होता है। इसका मतलब Q इज इक्वल्स टू क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, I मल्टीप्लाइड विद T। I की वैल्यू कितनी बच्चों, 0.5 मल्टीप्लाइड विद व्हाट, दिस वन। या तो इससे मल्टीप्लाई करो या इससे मल्टीप्लाई करो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलो मैं ऊपर वाला ही लिख लेता हूं, इससे मेरी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। 0.5 को 10 से मल्टीप्लाई किया 5 को 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 6 30, इतना आएगा क्या। तो हमारे पास में आंसर कितना मिला, 300, यही आ रहा है, देख लीजिए। यूनिट क्या होती है, कूलाम होती है। सो 300 कूलाम चार्ज इज passed or flown through that particular wire in 600 seconds। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए अब इसके आगे बहुत इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन जो हैं और आगे आपको दिखाई दे रहे हैं। इनका सॉल्यूशन मैं नहीं करवा रहा हूं क्योंकि मैं करवा चुका हूं, हम सिर्फ क्वेश्चन को डील कर रहे हैं। क्या है बच्चों, व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन। इलेक्ट्रिक सर्किट मीन क्या होता है, एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज ए क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, डिफाइन यूनिट ऑफ करंट। यूनिट ऑफ करंट क्या होती है, एम्पियर, और एम्पियर को आपको क्या करना था, डिफाइन करना था। द फ्लो ऑफ चार्जेस इन यूनिट टाइम इज नॉन एज एम्पियर। वापस से सुन लीजिए, द फ्लो ऑफ चार्जेस इन यूनिट टाइम, द फ्लो लिख लीजिए, द फ्लो ऑफ चार्जेस इन यूनिट टाइम इज नॉन एज एम्पियर, या फिर द फ्लो ऑफ 1 कूलम चार्ज flown into 1 second is known as ampere. Calculate the number of electrons constituting 1 coulomb of charge। हाँ, 1 कूलम चार्ज को बनाने में कितना इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होता है, कितना, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। क्लियर है ये बात, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, ये ध्यान में रख लो। और कैसे करते हैं ये आपको करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि वो पूछ रहा है कैलकुलेट द नंबर। कैलकुलेट करना है तो भैया पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले करवाया था वो कर लीजिएगा। आज के लिए बच्चों इतना ही है, इससे आगे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। एक बहुत अच्छा पॉइंट है, आपको समझने में भी बहुत अच्छा लगेगा। चलिए आज के लिए इतना है बच्चों। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो मैं और मेहनत करूँगा। हैव अ गुड डे, टेक केयर।